आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्कमान गेट में हज मंजिल में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में। हज पर जाने के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 20 फरवरी है और काफी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के जरिए यहां पर जो आज़मीन हज हैं उनके जो फॉर्म भरने का जो काम है वो किया जा रहा है और उसके लिए काफी तादाद में वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। यहीं पर जो है तिब्बी जांच का काउंटर लगाया गया है। फोटो भी यहीं पर अगर कोई नहीं लेकर आया है तो वो अपने फोटो भी यहां पर निकलवा सकता है। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के इंतजामात हैं और कैसा ये पूरा काम चल रहा है हज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हर साल की तरह इस साल भी तसल्ली बख्श काम चल रहा है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, कराने वाला अल्लाह ताला है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं और अल्लाह ताला के मेहमानों का काम चल रहा है। और मेरे साथ मेरे डिप्टी ईओ हैं, मोहसिन साहब हैं, ईओ साहब भी हैं, अशफाक आरफी, एनजीओस के लोग जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे स्टाफ के लोग और रजाकार तंजीमें भी हैं बहुत सारे, जो हमारे एनजीओस भी नहीं है उसके बाद भी लेडीज हैं वो काम कर रही हैं। तो हम लोगों ने एक ही जगह एक ही हॉल में फॉर्म देने का, फॉर्म भरने का और उसके बाद जो हमारा मेडिकल चेकअप है और जो हमारा ब्लड शुगर या ब्लड ग्रुप का है तस्दीक डॉक्टर्स के जरिए, पैरामेडिकल डॉक्टर स्टाफ जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं, वो सब आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। ये 19 तारीख से इंशाल्लाह काम चल रहा है और 20 तारीख तक 20 फरवरी तक चलता रहेगा। उसके बाद बूढ़े हाजी हज्जन होते हैं, फोटो खिंचवाने बाहर जाए तो उसके लिए भी हमने यहाँ इंतजाम किया है। हमेशा की तरह रीजनेबल रेट पर जो सबसे कम रेट देते हैं और वो कहता है मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, फोटोग्राफी हो रही है और उसके बाद फोटो स्टेट की मशीन का भी यहाँ हमने इंतजाम किया है। और उसके बाद मैं खुद सारा स्टाफ यहाँ रहता है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये सारा काम हम एज पर गाइडलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया से एज पर गाइडलाइंस कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे सारे इंतजाम किए हैं। इस बार जिस तरह से फॉर्म ऑनलाइन किया गया है तो क्या कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रही हैं और कितना जटिल है वो प्रक्रिया जो शुरू की गई? ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आ रही है अभी कम मिकदार में आ रही है, तादाद कम है उसकी, क्योंकि अभी लोग अवेयर नहीं है इस प्रोग्राम से और खास तौर से गांव देहात के लोग इस कंप्यूटर सिस्टम से अवेयर नहीं होते, इस वजह से अभी कमी है। और कुछ अभी सिस्टम भी हमारे थोड़े फास्ट होने हैं अभी, तो उसमें अभी 1 साल और समझता हूँ लगेगा इसमें अभी और उससे फायदा होगा लोगों को? जी, लोगों को फायदा होगा। लोग जमा करेंगे फॉर्म तो ये है कि बैठे सब इन्फॉर्मेशन भर देंगे और उसके बाद किसी के जरिए वो फॉर्म भेज सकते हैं जमा करने के लिए। लेकिन जमा करने के लिए वो यहीं आना होगा, जो कवर नंबर इशू कर रहा होगा वो यहीं से इशू होगा वो। जी, क्या कहना है, किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है और किस तरह की कोई क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है हर साल की तरह और इस बार भी अच्छा ही काम हो रहा है। जी हाँ, दूसरे किराया बढ़ने की बात चल रही है, वो किराया जो बढ़ा रहा है गलत कर रहा है, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। कितना किराया बढ़ाएंगे? हाजी वैसे ही गरीब होता है, बढ़ा के हाजी परेशान है। सबसे बड़ा मसला आता है जो फॉर्म्स हर साल यहाँ पर आते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं कोटे से और काफी तादाद में ऐसे होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं, चाहे वो 3 साल वाली कैटेगरी हो या 70 साल से ऊपर वालों को रिजर्व कैटेगरी। तो क्या इस बार जिस तरह से सरकार बीजेपी की है तो क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले सेंट्रल हज कमेटी को और दिल्ली स्टेट हज कमेटी के जरिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि दिल्ली का जो कोटा है वो काफी कम है और जनरल कैटेगरी में इस वक्त हम अगर देखें एवरेज लगाएं तो 3 साल से जिन लोगों ने भरे वो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी के अंदर आ गए। तो जो फॉर्म तकरीबन 8 से 10 हजार फॉर्म भरे जाते हैं। अब 8 से 10 हजार फॉर्म भरने के बाद 1600 का कोटा है, 1600 में से अगर हम निकाल दें तो तकरीबन 1200 रिजल्ट कैटेगरी वाले आ जाएंगे, जिसमें 70 प्लस और जिन्होंने बार बार अप्लाई किया है 3 साल से ज्यादा हो गए तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 6500 से ज्यादा एप्लीकेंट वो बहुत मायूस होते हैं और ये हमारी आगे जाकर जो है ना आगे हर साल बढ़ती जा रही है, रिजर्व कैटेगरी बढ़ती जा रही है। तो मैं दरखास्त करूंगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री खासकर सुषमा स्वराज जी से कि इसके अंदर जाती इंटरफेयर कर आबादी के तनासुब के लिहाज से दिल्ली का कोटा कम से कम 3000 तक लेकर जाएं तो कम से कम ऐसा लगता है कि इसकी आपूर्ति हो पाएगी और यहाँ जो हाजी फॉर्म भर रहे हैं उनको मायूसी नहीं होगी। बिल्कुल, कोटे की बात इन्होंने की, जिस तरह से 1600 के करीब बता रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। क्या कहना है, आप यहाँ पर फॉर्म भरने आए हैं, किस तरह की यहाँ पर आपको देखने को मिला? मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिला क्योंकि यहाँ कोई भी जो है किसी तरीके का भी कोई टॉर्चर नहीं करता है। यहाँ पे आराम से फार्म भरते हैं और लोग बाग जो हैं, जो बाहर के लोग भी हैं वो भी इमदाद कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत सुकून से फार्म भरवाया जा रहा है। तो डॉक्टरी सहूलत भी बहुत अच्छी है और फार्म जमा करवाने के लिए भी सब आराम से सारे काम हो रहे हैं।
बिल्कुल, इनका कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है फॉर्म भरने में। जी, क्या कहना है, किस तरह का यहाँ पे आए हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिला है, क्या कोई किसी तरह की परेशानी? नहीं, परेशानी तो नहीं है, बट जो किराया बढ़ रहा है बार बार, ये हर साल ये ऐसा आता है, तो इसके जिम्मेदारानों को ये चीजें सोचनी चाहिए कि किराया ना बढ़े। ये कोई वहां व्यापार का मसला नहीं है, ये तो हज कमेटी का मामला है। इस वक्त सरकार को भी सोचना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए कि यहाँ पे किराया नहीं बढ़ना चाहिए। ये कोई वहां पे जाके किराए के लिए कोई ऐसा हर साल होता है। इनका ये कहना है जिस तरह से सब्सिडी खत्म की जा रही है हर साल, तो वो सब्सिडी खत्म ना करके किराया जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है वो ना बढ़े। जी, ये कह रहे हैं 2 साल से मैंने भरा, तो ये तीसरा साल है, 2 साल तो फेल हो गया, इस साल में अब मेरे को होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। बिल्कुल, ये तीसरे साल जो है यहाँ पर भर रही हैं, तो इनका ये कहना है कि रिजर्व कैटेगरी में है, उम्मीद की जा रही है कि उसमें क्लियर हो जाएगा। जी, क्या कहना है? देखिए, आपका चैनल गवाह है और आप भी गवाह हैं कि मैं दिल्ली का चेयरमैन होने के नाते मैंने आवाज दिल्ली के लिए उठाई है कि हमसे काम लेते हैं 8 स्टेटों का और दिल्ली को रिजर्व कोटा कुछ नहीं। मैंने तो सलमान खुर्शीद साहब जब मिनिस्टर थे जब भी कहा कि आप दिल्ली की जो सेंसस है, जो आबादी का मर्दमशुमारी है, वो लागू क्यों नहीं करते? हमें जो कोटा मिल रहा है वो 2001 की मर्दमशुमारी के हिसाब से दिल्ली रबड़ की तरह 10 सालों में 11-12 सालों में खींची है। मैंने आपके सुषमा स्वराज जी से भी लास्ट ईयर हफ्ते पार्लियामेंट एनेक्सी में कहा कि आप हमारी मर्दमशुमारी लागू कर दीजिए, जिससे कि सऊदी अरब हमारा कोटा बढ़ा दे। कोटा बढ़ा नहीं है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ सारे ऑफिसर, IAS, IPS और सेक्रेटरी लेवल के लोग, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी आपने एक साहब से सुना, उनकी सगी बहन यूपी में, यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनकी माँ यूपी में रहती है, किसी की बीवी यूपी में रहती है, वो यहाँ सर्विस करते हैं, उनका प्रूफ है। वो कहते हैं जी हम यहाँ से ले आना चाहते हैं। और एक बात और है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ कि अच्छा काम है, यहाँ सारा काम एक ही उसके नीचे मिल रहा है, तो लोग यहाँ से भी चाहते हैं ज्यादा कि यहाँ से हो। लेकिन आप ये देखिए, अभी कितने दिन हुए, 19 तारीख से फॉर्म का सिलसिला चला है और 444 तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म आ चुके और 70 के हमारे पास 12 फॉर्म आ चुके और 228 जिन्होंने चौथी बार किया है वो आ चुके। कम से कम 700 तो फॉर्म अब तक आ चुके और अभी 1 महीना बाकी है। क्या होगा? मैं आपके चैनल से जो हमारे हुकूमत में बैठे हैं लोग, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि खुदारा दिल्ली की तरफ देखें, दिल्ली का कोटा बढ़ाएं। बिल्कुल, हमारा बात उठाई कि जो मर्दमशुमारी है 2011 की, अगर उसको नाफिज कर दिया जाए तो दिल्ली का कोटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ज्यादा आजिमीन दिल्ली से हज पर जा सकेंगे। क्या कहना है आपका? जिस तरह से बात आ रही है इंतजामात को लेकर, एक बात आ रही है कि हर साल किराया बढ़ाया जा रहा है, सब्सिडी को 2017 तक खत्म करना है, तो कहाँ जाकर किराया रुके? देखिए, ये तो आज़मीन हज के ऊपर एक बोझ डालना है और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां एक तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है और उस पर सस्ता भी होता है, तो जब महंगा होता है तो उस पर किराया बढ़ा दिया जाता है, जब सस्ता होता है तो रेट जहाज के किराए के कम नहीं किए जाते। बरसों से मुस्लिम तंजीमें ये मांग कर रही थी कि सब्सिडी खत्म की जाए, ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएं। अब जबकि मरहलेवार सिलसिला शुरू हो गया है सब्सिडी खत्म होने का, हज कमेटी का कहना है कि इसकी वजह से जो है किराए में इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएं तो हज के अखराजात में कमी आ सकती है, किराया कम हो सकता है। हम वज़रात शहरी हवाबाजी के वजीर से दरख्वास्त करते हैं कि ग्लोबल टेंडर जो है निकाले, जिससे कि हाजियों के किराए का बोझ कम हो। इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाजी 10,000 रुपए का जो है इस साल जो है, चूंकि कहा गया है कि भाई कुछ रियाल में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ किराए में बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां बढ़ोतरी हो रही है वहां दूसरे तरीके से उसको कम भी किया जा सकता है। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आज़मीन के ऊपर जो है इतना बोझ न डाले, ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एक अफसोसनाक भी है कि हाजियों पे बोझ डालना। बिल्कुल, ग्लोबल टेंडर की बात काफी वक्त से आ रही है कि ग्लोबल टेंडर किया जाए, लेकिन इससे पहले जिस तरह से यूपीए की सरकार थी उसने भी इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया और अब जिस तरह से केंद्र में सरकार है, क्या कहना है आपका? किस तरह की जो दिक्कतें हैं, तकरीबन अगर किराए को लेकर हम बात करें तो ये हमेशा बनी रही। किराए को लेकर तो बात करना है, क्योंकि किराया जो है वो ना इन पे हाजियों पे वजन पड़ता है, तो इसके लिए ना बजाय किराया बढ़ाने की जो सब्सिडी की बात होती थी, तो उस चीज को, बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगी कि वो इस चीज को देखें और इस चीज में हाजियों को राहत पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि इस छत के नीचे सारी जितनी भी NGO हैं सब मिलकर काम कर रही हैं
और फॉर्म भर रही हैं। हर मतलब टीके से लेके फॉर्म से लेके सारे एक ही छत के नीचे हाजियों का हो रहा है, सारी एनजीओ लगी हुई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वो कुर्बानी के लिए जो हज कमेटी ने रखा है तो उसमें फतवा भी आ गया है देवबंद का कि वो इसमें मुत्तफिक नहीं है, तो उस चीज को भी गौर किया जाए कि वो चीज ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी बात उठाई है कि कुर्बानी का जो मामला है, जिस तरह से सेंट्रल हज कमेटी कुर्बानी को सेंट्रलाइज करने जा रही है और कुर्बानी का पैसा हाजी से खुद लेगी और उसके बाद वो वहां पर इंतजाम करेगी, तो इनका ये कहना है कि देवबंद से फतवा आया है कि वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है क्योंकि हर हाजी अपनी कुर्बानी खुद जाके करेगा और वो कुर्बानी आज होगी कल होगी। किसी हाजी को हज का अरकान है वो कैसे पूरा होगा? बगैर कुर्बानी करे हज का अरकान पूरा नहीं होगा। हज में जैसे 3 फर्ज है तो वो हमारे फर्जों में से काम है, तो हज जब भी मुकम्मल होगा हाजी एहराम उतारेगा जब उसकी कुर्बानी कर लेगा। तरतीब से काम है, पहले शैतान को कंकरी मारेगा, कुर्बानी कराएगा, फिर अपने बाल मुंडाएगा, फिर अपना एहराम उतारेगा, फिर हज की पाबंदी से बाहर होगा। ऐसा नहीं हो सकता इतने लाख आदमी आएगा, कुर्बानी एक टाइम में कैसे हो जाएगी? वो टाइम दे देगी 10 बजे करने है आपको एहराम उतार दें तो 10 बजे एक आदमी की कुर्बानी होगी, 10,000 की कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल, ये इनका ये कहना है कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी तादाद में आज़मीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं और जो वहां पर शेल्टर हाउस है वो इतना नाकाफी है और उसके हिसाब से अगर आदमी काम करेगा तो उसमें हज में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 महीने का हो गया, ख्याल रखो अपना। नाम सोचा? सोचना क्या है, राजा बेटा है तो नाम भी राजा ही होगा। राजा। और अगर बेटी हुई तो? बिल्कुल नहीं, नाक कट जाएगी पूरे खानदान में। भैया को भी बेटा ही हुआ है, खानदान में इज्जत रखनी है। बेटी हुई तो देख लूंगा क्या करना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं हज मंजिल में, तुर्कमान गेट। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। फॉर्म भरने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 19 जनवरी से 20 फरवरी तक ये सिलसिला चलेगा। दिल्ली में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो कोटे को लेकर आती है। काफी अच्छे इंतजाम दिल्ली स्टेट हज कमेटी के जरिए यहाँ पर एक ही हॉल के अंदर सारी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। आज़मीन हज को और किसी तरह की दिक्कत का लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा। ये हज की तरफ जाने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि अल्लाह ताला ने हमारा ये सबसे बड़ा दीन का मसला है, इस पर हम अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाते और इसका अमल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये हज कमेटी से जाने का हुक्म है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी हमारा जाने का हुक्म होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हो जाए तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं सबके लिए, और सबके लिए अल्लाह ताला हज कराए और आमीन सुम्मा आमीन। आप आए हैं, किस तरह की यहाँ पर आपको सहूलियात मिली हैं? क्या किसी तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है जी। हाँ, बड़े जाते ही फार्म मिल गए और बस ये फार्म भर जा। हमारी उम्र थोड़ी 70 से ज्यादा है, तो यूँ कहते जी किसी लड़कों को ले जा, साथ इतना जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो ये बात है, मतलब जाना जरूरी है। कैसे कोशिश करके अल्लाह करम चले जा। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ ईओ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के। जो इंतजामात किए हैं उससे काफी लोग खुश हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसले जो आते हैं, अब जिस तरह से बात आ रही है कि सेंट्रल हज कमेटी सेंट्रलाइज करने जा रही है कुर्बानी को, उसके अलावा खाने को लेकर एक बात आ रही है कि खाना भी अब कंपलसरी किया जा रहा है, तो उसको लेकर हाजी थोड़ा सा नाराज है, परेशान है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अवाम में जो मैसेज जा रहा है या जो लोग इस बात पर महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कुछ दिक्कतें होंगी, सरकार, हुकूमत या हज कमेटी या स्टेट हज कमेटी जो कुछ भी कहती है, जितने भी अक़दामात होते हैं वो सब हाजियों की सहूलियात के पेश नज़र किए जाते हैं और उनकी सहूलियत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करने के लिए किया जाता है। ये हो सकता है कि बाज़ फैसले गलत लिए जाएं या गलत लिए जाने की वजह से कुछ दिक्कतें हों, लेकिन सबके पीछे जो मकसद पोशीदा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करना होता है।
لہٰذا قربانی کے سلسلے میں بھی میں خود اس میٹنگ میں حج کمیٹی آف انڈیا کی میٹنگ میں ممبئی میں موجود تھا، اور تمام حج کمیٹیوں کے جو ذمہ داران تھے، ایگزیکٹو آفیسرز تھے اور چیئرمین تھے، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا. کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گزشتہ حج کے موقع پر وہاں مکہ شریف میں بہت ساری بدعنوانیاں ہوئی، کچھ غلط قسم کے لوگ جعلی قربانی کے پرچے چھپوا کر کے وہاں چلے گئے. اگر کسی حاجی کا جعلی پرچہ وہاں پر کوئی چھپوا کر کے اس کے رقم اس کی لے لیتا ہے اور قربانی اس کی نہیں ہوتی ہے، تو یقینی طور پر جب قربانی نہیں ہوگی تو حج بھی نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے، تدارک کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کے رائے مشورے سے اور ان کی اتفاق رائے سے یہ فیصلہ لیا تھا. اب کچھ فتوے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں یہ بات ہے، مثلا حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران ہے، حج افراد ہے اور حج تمتع ہے. تو اس میں جو حج افراد کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر قربانی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور پیسے سب سے لیے جائیں گے. یہ ایک بات آئی ہے، اس پر پھر سے تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور یقینی طور پر ابھی جو قربانی کے پیسے ہیں وہ لیے نہیں گئے ہیں، وہ حج کی رقم کی دوسری جو اگلی قسط ہوگی اس میں لیے جائیں گے. اس سے پہلے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تمام ریاستی حج کمیٹیوں کے ذمہ داران اور حج کمیٹی آف انڈیا کے جو افراد ہیں، اراکین ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کوئی مناسب ترین فیصلہ لیا جائے، اور جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں حاجیوں کی سہولیت اور ان کی آسانیاں پیش نظر ہوتی ہیں، دقت کا کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل جو معاملہ آ رہا ہے قربانی کا لے کر، اس سے پہلے بھی حج کمیٹی کئی طرح کے مسئلوں میں پھنس چکی ہے. جیسے پہلے بیگیج کمپلسری کرنے جا رہی تھی حج کمیٹی، تو اس میں بھی بدعنوانی کا الزام لگا تھا. بلڈنگ کو لے کر کافی الزامات لگتے ہیں بدعنوانی کے. اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس طرح کے کافی کیسز سعودی عرب میں بھی آتے ہیں، جو لوگ وہاں پر پرائیویٹ لوگوں سے قربانی کراتے ہیں تو اس میں بدعنوانی ہوتی ہے. تو اس میں کیا کہیں نہ کہیں نیکسس کوئی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، قربانی کا جو حج کمیٹی نے مسئلہ اٹھایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہ اچھا قدم ہے حج کمیٹی آف انڈیا کا، لیکن اس پر جو ہے عازمین کے لیے قربانی ہو یا مدینہ منورہ میں کھانا ہو لازم نہ کیا جائے، بلکہ یہ عازم کے اوپر جو ہے اختیار ہو کہ بھائی وہ چاہے تو ہمارے اسلامی بینک سے کوپن لے کے قربانی کر سکے. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں جو کھانا دیا جائے گا اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھائی جس کو چاہے وہ ٹوکن لے اور اپنا کھانا کھا لے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے پہلے پیسے لے لیے ان لوگوں سے اور میری 2 دن مدینہ منورہ میں طبیعت خراب رہی تو 2 دن کا کھانا یعنی کہ 4 ٹائم میرے تو 40 ریال ضائع ہو گئے. تو اس لیے یہ لازم نہ ہو بلکہ اختیاری ہو، جس کو چاہیے وہ کھائے، جس کو قربانی کرنا ہو وہ کوپن لے. تو یہ میں درخواست کرتا ہوں حج کمیٹی سے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ حج کمیٹی نے اچھا پہل اٹھایا ہے مطلب قربانی کے پیسے کے لیے، وہ اچھا قدم نہیں ہے. حاجیوں کی جو ایک محنت ہوتی ہے، جو ایک خدمت ہوتی ہے، جو جا کر خود کرتا ہے، جو خود کو خوشی ہوتی ہے حج کے بعد، حج کے احرام اتارنے کے بعد کرنے کا، وہ بہتر ہے. اور اس چیز کے اوپر سیاسی یا پولیٹیکل یا کمیٹی کوئی چیز تھوپے وہ غلط ہے. یہ جو مسئلہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، وہ اسی سلسلے میں چلنا چاہیے. اس میں ہے نا کوئی بھی قدم یا کوئی کمیٹی یا کوئی باہر کے لوگ اس کے اندر دخل اندازی نہ دے تو بہتر ہے، کیونکہ فتویٰ آ چکا ہے اس میں. بالکل قربانی کو لے کر لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں. جی ہاں، قربانی کا جو معاملہ ہے اس کے جو پیسے جمع کیے جا رہے ہیں اس کے لیے فتویٰ وغیرہ لیا گیا ہے دیوبند سے. انہوں نے منع کیا ہے کہ قربانی جو حاجی جائے وہ خود کرے، قربانی کے لیے جو حاجی جائے وہ خود کرے، اور جو اس کا اپنا آسان طریقہ اسی طرح کرے، بجائے اس کے یہاں پیسے جمع کرائیں. یہ غلط ہے، پیسے نہ لیے جائیں. ہمارے علماء حضرات نے منع کیا. جی کیا کہنا ہے جو قربانی کا معاملہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ بیگیج کی بات آ رہی ہے، کھانے کی بات آ رہی ہے؟ دیکھیے، قربانی کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ قربانی فرض ہے، حج کا ایک اہم رکن ہے. اگر قربانی ہماری ضائع ہو جاتی ہے تو حج بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اچھا قدم ہے، اس کو مسئلہ نہ بنائے، اتنا بڑا ایشو نہ بنائے. جس طرح سے ہم یہاں قربانی کا بکرا جس وقت ہم خرید رہے ہوتے ہیں اور اس کی تمام چیزیں وہ سامنے والے پر ہم بھروسہ کر تو نہیں لے کر آتے. وہ یہ کہتا ہے کہ 2 رات کا بکرا ہے اور لے کر چلے جاؤ. ہم اس کے باقاعدہ اس کے دانت بھی دیکھتے ہیں، اس کو چلا کر بھی دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگ بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے. اسی طرح وہاں اکثر یہ سننے میں آیا کہ قربانی کے لوگ پیسے فراڈ کر رہے ہیں اور وہ جعلی پرچے انہوں نے چھاپ رکھے ہیں اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کا، کیونکہ وہاں اس سرزمین پر 1 منٹ میں ایک دوسرے پر لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن اس کو لازمی نہ کرا جائے.
और उसके साथ मैं तमाम हुज्जाज किराम से एक दरख्वास्त करूंगा कि हज पर कुर्बानी के पैसे किसी को भी ना दें। वहां जो इस्लामी बैंक है वहां जमा कराएं, वहां से वो पर्ची हासिल कर लें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है और वो सही वक्त पर कुर्बानी करते हैं, वो सही वक्त पर आपकी कुर्बानी करवाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा चलता फिरता, चाहे वो कैसा भी हो, उसको आप भरोसा बिल्कुल ना करें। अच्छी तरह जब तक उसकी तहकीकात ना कर लें, उसके हाथ में कुर्बानी के पैसे ना दें। बल्कि मैं कहूंगा कि कुर्बानी तो खुद जाकर करें। रहा सवाल खाने का मसला, तो खाने का भी इख्तियारी दे, उसको लाजमी ना करें। खाना हाजी के इख्तियार में खुद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी उसने खाया कभी नहीं खाया, लेकिन अगर हमने लाजमी कर दिया तो उसकी जेब से खामा खाएगा। ये फजूल एक खर्च जो उस पर बढ़ेगा और वो बहुत ज्यादा उसको दुखता है। और इसके साथ ही में एक बात, क्योंकि सबसे पहली जो बात है, सबसे बड़ी बात है, वो है कोटे की। तो दिल्ली के अंदर 7 MP इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका, मुस्लिम तबका, तकरीबन 30% से ज्यादा आवाम दिल्ली में रहती है, और 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं है। तो इनके लिए, इन MPs के लिए सबसे बड़ा तोहफा, मुसलमानों को तोहफा ये होगा कि वो हज कोटे को लेकर सीरियस हो और इसको बढ़वाएं। नरेंद्र मोदी वाला जो है सबका साथ सबका विकास, वो उसी वक्त संभव है। तो ये मैं दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल देख सकते हैं तरह तरह की राय कोटे को लेकर, उसके अलावा कुर्बानी को लेकर। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त को चला है ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं हज मंजिल तुर्कमान गेट पर। हमारे साथ काफी तादाद में आज़मीन हज और इंतजामिया के लोग, उसके अलावा NGOs के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो सालों से हाजियों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, काफी तादाद में लोग यहाँ पर फॉर्म भरवा रहे हैं। तकरीबन 5-6 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है और 800-900 फॉर्म अभी तक हज कमेटी में आ चुके हैं। सबसे बड़ा मसला कोटे का है, उसके अलावा मामला आ रहा है जो कुर्बानी कंपलसरी कर रही है सेंट्रल हज कमेटी, कि सबको कुर्बानी के पैसे यहीं पर जमा करने होंगे और उनको एक मुकर्ररा वक्त दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना हल करा सकते हैं। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस चीज को लेकर जिस तरह के अलग अलग मामले आ रहे हैं, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, तो क्या डिसीजन लिया गया है हज कमेटी के जरिए? देखिए, उलमाओं की बात तो सर माथे पे, फतवा जो दे रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जब हाजी हज करने जाता है तो वहां पर भी तो वो टोकन बैंक में ही जमा करता है, पैसे जो जमा करता है बैंक में करता है ना। और यहाँ दिल्ली, यहाँ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे पैसे ले रही है और वो इस्लामिक बैंक में वहां जमा करके एक अलग से इंतजाम कुर्बानी का करना चाह रही है। मैं ये बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि वो हाफिज नूर मोहम्मद, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, हाफिज नूर मोहम्मद साहब के पास से 3,500 नकली कुर्बानी के टोकन पकड़े गए। क्या वो 3,500 अगर टोकन बढ़ गए होते तो क्या हाजियों का हज हो जाता है? उसके बाद बैग एक से कितनी दिक्कत होती थी। हाजी आज भी इतना मना करने के बाद कोई ट्रंक लेकर आता है, कोई बोरा लेकर आता है, उसको हम एयरपोर्ट पर रोकते हैं। अगर एक सा बैग मिल जाएगा रीजनेबल रेट पर, मैं ये कहता हूँ कि हज के काम में जो गलत काम करेगा वो इससे अलावा और कौन सी जगह है, कहाँ जाके अपनी माफी तलाफी करेगा। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, अगर किसी के दिमाग में कुछ फतूर है या ये चाहता है कि बेईमान है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की राह का है, अल्लाह के मेहमानों का मामला है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। एक कुर्बानी का मामला हम लोगों ने मीटिंग के अंदर यही तय किया कि कुर्बानी का ऐसा होना चाहिए जो कन्फर्म हो जाए हाजी को कि मेरी कुर्बानी हो गई है, जब वो अलग कराए। और उसके बाद बैग का मामला हो जाए। मदीने के खाने का मामला था, वो मना कर रहे थे कि मदीने में खाना हम नहीं देना चाहते। मैंने कहा आपने शुरुआत की और बंद कर दिया, ये भी बुरा होगा। तो मैंने वजह क्या है, हम जितने चेयरमैन थे उन्होंने बात की हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग में, उन्होंने कहा जी पैसा कम था इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और खाना हम अच्छा देंगे। हम लोगों ने एक बात और रखी जो ईओ साहब ने भी बताई होगी, हमने ये कहा कि जहां हमारे खादिम जाते हैं वहां हमारे एक ऑफिसर और एक असिस्टेंट ऑफिसर हाजियों के साथ जाना चाहिए, जो खाने का, रहने का, सहने का, बीमारी का, कुर्बानी का हर चीज पर नजर रखे। इस चीज को मानकर उन्होंने और ये चीज जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में भेज दी है। अगर ये हल हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हाजी को कोई परेशानी नहीं होगी।
बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि खादिम फ्लाइट में दो खादिम जाएंगे स्टेट हज कमेटी के, जिस स्टेट के हाजी उस फ्लाइट के अंदर होंगे, तो उससे कितना काम स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि ये बात आती है वहां जाने के बाद हाजी ये कहता है कि हज कमेटी का कोई स्टाफ नजर नहीं आता और वो सीधा हज कमेटी को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि पैसे उसने हज कमेटी को दिए होते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपके चैनल से ये बात तमाम अवामुन्नास को गोश्तगुजार करना चाहता हूँ कि ये एक देरीना और पुराना मुतालबा था और आम तौर पर तजुर्बे से ये बात देखी गई है कि मक्के शरीफ में और मदीना शरीफ में जो हमारे खादिमुल हुज्जाज जाते हैं उनकी ड्यूटियां आम तौर पर उन बिल्डिंगों में, उन इमारात में नहीं लगाई जाती हैं जहां हमारे दिल्ली के हाजी वहां क़याम पजीर होते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट के साथ भी ऐसा होता है कि वहां पर इस बात का ख्याल और लिहाज कौंसुलेट जनरल ऑफिस के अफराद या इंडियन हज मिशन के अफराद नहीं रखते हैं कि जिस स्टेट का, जिस सूबे के खादिमुल हुज्जाज हों, उसी स्टेट के, उसी सूबे के खादिमुल हुज्जाज को उस सूबे के हाजियों के साथ ठहराया जाए ताकि वो उनकी देख रेख कर सके। मैंने पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग में ये मसला मैंने उठाया कि चूंकि ये तमाम हुज्जाज किराम और उनके साथ जाने वाले जो खादिमुल हुज्जाज हैं खास तौर से, वो रियासती सरकार के खर्चे पर, उनके अखराजात पर जाते हैं और जब वो अपने सूबे के हाजियों की खिदमत नहीं कर पाते, उनकी निगरानी नहीं कर पाते हैं, तो हुज्जाज किराम की वापसी के बाद एक बड़ा मसला खड़ा होता है कि जब ये खादिमुल हुज्जाज रियासती अखराजात पर जाते हैं तो उन्हें यकीनी तौर पर अपने रियासत के हाजियों के साथ ठहरना चाहिए। लिहाजा अब आइंदा से ये इंतजाम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ताउन से और उनके अप्रूवल से, उनकी मंजूरी से हर रियासती हज कमेटियों से 2 अफसरान को भी साथ में भेजा जाए जो वहां पर सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर का काम करें। और हमने उसके लिए मुतालबा किया है कि स्टेट सुपरवाइजर और स्टेट असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर 2 अफराद को भेजा जाए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मंजूर कर लेती है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ये करवा पाती है तो मैं समझता हूं कि ये जो शिकायत आ रही है इंशाअल्लाह उस पर आइंदा से हम काबू पा सकेंगे। सबसे बड़ा मसला इमारतों का, हर साल शिकायत आती हैं कि इमारत अच्छी नहीं मिली, पैसा कहीं का लिया गया, दी कहीं पर। अब जिस तरह से सिर्फ अजीजिया ही, खासतौर से हज कमेटी अजीजिया को चुन रही है और मामला आ रहा है कि वहां पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और कई साल उसके लिए उसको जो है मुख्तस कर दिया जाएगा। देखिए, अजीजिया के अंदर तो आज़मीन हज का क़याम जो है बेहतर है बनिस्बत जो ग्रीन कैटेगरी के लोग भरते हैं और उसमें ठहरते हैं। अजीजिया एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही जो है मियारी किस्म के होटल्स हैं जिनमें आदमी ठहरते हैं और हर तरह की वहां सहूलत दस्तियाब है और पैसा भी जो है उन बिल्डिंगों का, रिहाइशों का कम है। तो मैं तो आपके चैनल के जरिए ये एक गुजारिश करूंगा जो हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हैं कि वो ग्रीन कैटेगरी का खिताब ना करते हुए, इंतखाब ना करते हुए वो अजीजिया रिहाइश को जो है चुने और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फार्म भरे क्योंकि वहाँ हर तरीके की सहूलत है। ग्रीन कैटेगरी के अंदर जो लोग जाते हैं, कुछ लोगों को तो करीब बिल्डिंगें और सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर तक जो है इनको फेंक दिया जाता है और वहां से वो आज़मीन पैदल चल के हरम तलक आते हैं, जिससे कि 1-2 दफा में आने जाने के अंदर वो चूर हो जाते हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बेहतर यही है कि अजीजा के लिए भरना है वो अच्छा है। अजीजा की रिहाइशें अच्छी है, थोड़ा दूर जरूर है, ग्रीन के नाम पे भर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये दूर है, ये करीब है, शिकायतें करते हैं। इससे बेहतर ये अजीजा ही भरे और अजीजा की रिहाइशें अच्छी है, अजीजा की जगह अच्छी है। बिल्कुल। और किस तरह के मामले हैं जो हर साल आप लोग ऑब्जर्व करते हैं? हर साल दिक्कत आती है हाजियों की। हज कमेटी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तकरीबन तमाम चेयरमैन आते हैं पूरे हिंदुस्तान से और तकरीबन एक से ही मसाइल हर साल उठाए जाते हैं और उनका इजाला नहीं। देखिए, सबसे पहली जो बात, इस वक्त जो हज की कीमत बढ़ाई जा रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 से 15 हजार रुपए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। क्रूड ऑयल के रेट कम हो रहे हैं, पेट्रोल नीचे आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ नीचे आ रही है, तो फिर क्या वजह क्या है कि ये हज पर ये जो इजाफी बोझ जो डाला जा रहा है हाजियों पर 10 से 15 हजार का, तो इस पर जरा गौर करने वाली बात है। पिछले साल ये समझ में आ रहा था कि महंगाई दर बढ़ रही थी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी, तो हाजियों पर पैसे बढ़ा दिए गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हाजियों को ऐसा, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हो सकता है कि 15 से 20 हजार रुपए हर हुज्जाज से कम लिए जाएंगे।
अच्छा, दूसरी ये मैं जो यहाँ इंतजामात की बात है, तो इंतजामात हमेशा क्योंकि कुछ न कुछ बेहतर ही हो रहा है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस और कमेटियां होती हैं, इनमें मैं इनके जरिए एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि 2 खादिम हम हज फ्लाइट के साथ भेजेंगे, तो उन खादिमों को ना भेजते हुए, क्योंकि वो खादिम जो है वो हज कमेटी का ही स्टाफ होता है, चाहे वो सेंट्रल का हो या दिल्ली का हो। मैं दरखास्त करूंगा गवर्नमेंट से, सरकार से, कि एनजीओ जो रजाकाराना तंजीम है अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना तन मन धन तीनों चीजें लगाती हैं और हाजियों की सही तरह से सही खिदमत को वो अंजाम देती हैं, और हाजियों का दर्द उनके सीने में होता है, तो उन्हीं में से खादिमुल हुज्जाज को ही भेजा जाए, दो 3 को, तो ताकि ये लोग हाजियों की खिदमत सही तरह से अंजाम दे सके। क्योंकि 20, 25, 30 सालों से यहाँ पर लोग खिदमत करते हुए आ रहे हैं, और इन लोगों में खिदमत का जज्बा अच्छी तरह से है और ठीक तरह से ये वहां की क्योंकि परेशानियां भी जानते हैं, और हाजियों को, क्योंकि हाजी तो नया होता है, हाजी हर बार नया होता है, लेकिन परेशानियां वही होती हैं, वही पुरानी होती हैं। लेकिन खादिमुल हुज्जाज क्योंकि हमेशा वो पुराना ही होता है और उसको पता है कि किस किस्म की परेशानी को किस तरह से दूर करना है, सिस्टम को जानता है, हाजी की तकलीफों को जानता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है खासकर भारत सरकार से और हज कमेटी के चेयरमैन से भी कि खादिमुल हुज्जाज इनको दो या 3 जैसा भी हो उस कैटेगरी। बिल्कुल देखा आपने कि तरह की जो परेशानियां हैं, जो खासतौर से खादिम हुज्जाज हैं जो बरसों से यहाँ पर काम करते चले आ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं जब हाजी वहां से वापस आता है तो वो बताता है। और अब जिस तरह से हर साल हज कमेटी अपने नीतियां बदलती है, अपने कानून बदलती है, तो उसके साथ ही जिस तरह से इस साल ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि खाना कंपलसरी किया जा रहा है। मदीना में पिछले साल किया गया था, इस साल मक्का में भी बात चल रही थी कि मक्का में भी किया जाएगा। उसके अलावा एक बैगेज की बात चल रही है कि स्टैंडर्ड बैगेज दिए जाएंगे हाजियों को। उसके अलावा कुर्बानी का जो पैसा है वो हर हाजी से यहीं हिंदुस्तान में जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद वहां पर उनको एक मुकर्रर वक्त दिया जाएगा, उसके बाद वो अपना हक करा सकते हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नए मुद्दे के साथ नई जगह से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।